लास्ट में हमने करा था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो कूलम्स लॉ वाला था, कूलम्स लॉ में हमने ये देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, पहली चीज़ तो ये थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो जरा सा रिकॉल करा के और फिर आगे बढ़ूंगा आज, क्योंकि हमको इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। कूलम्स लॉ का डेरिवेशन आप देखिएगा, मैं 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ। ये था कि जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस दे रखे हैं, जैसे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो दो चार्जेस जो दे रखे हैं उन दो चार्जेस को हमने ऐसे लोकेट कर लिया। यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर है Q2, इन दो चार्जेस को हमने लोकेट कर लिया। अब ये जो दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो अब जो कूलम्स लॉ है वो ये कहता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लगेगी। अब अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो वो जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and that force is inversely proportional to the square of the distance between them. तो F is inversely proportional to the square of the distance between them, यानी कि F is directly proportional to 1/r square। ये हो गया। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square। F is directly proportional to Q1 Q2 upon r square। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो K है, इस K को हम बोल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ब्रैकेट में मैं इसको लिख दूंगा और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम ये होता है। ठीक है, तो मात्र इतना सा, ये छोटा सा इसका डेरिवेशन है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, लास्ट टाइम नोट करवाई थी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का मतलब ये है कि चार्जेस एयर में हैं या वैक्यूम में हैं, कहीं पर भी फ्री स्पेस में चार्जेस हमारे पास हैं। अब अगर मान लीजिए कि उन चार्जेस को मैं किसी और मीडियम में ले जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा भरा पड़ा है कैरोसिन से, कैरोसिन के अंदर मैंने चार्जेस को डुबो दिया, तो अब एक नया मीडियम हो गया। मीडियम का मतलब क्या है कि हमारी दुनिया, हम रहते कहाँ पर हैं। चार्जेस अगर लोकेटेड हैं एयर में तो उनका जो मीडियम है, उनकी जो दुनिया है वो एयर हो गया। चार्जेस अगर कैरोसिन के अंदर है तो उनकी दुनिया क्या हो गई? कैरोसिन हो गया। तो हम ये कहते हैं कि अगर इसके अलावा अगर कोई और मीडियम हो, अगला जो टॉपिक हमने इतना करा था, अगला टॉपिक देखिएगा। अगला टॉपिक जो हमने करा था लास्ट टाइम, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकली थी? रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि मेरे को अगर कोई मीडियम दे रखा है, और एनी मीडियम अदर देन एयर। अच्छा, जब मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करता हूँ, यानी कि जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता हूँ, तो याद रखिएगा कि एयर हो या मीडियम, एयर हो या वैक्यूम हो, उसका मतलब एक ही है। ठीक है, चार्जेस का एयर में प्रेजेंट जो बाकी गैसेस होती हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, चार्जेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर हमने ये बोल दिया कि एफ मीडियम MED, ये सब लास्ट टाइम हमने करवाया था, आपको सिर्फ देखना है, फिर उसके आगे मैं इसको लेकर चलूँगा। जहाँ हमने लास्ट में छोड़ा था उसके आगे क्लास को लेकर चलेंगे। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होकर अब हो जाएगा एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। चार्जेस वही है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वही है, पूरे सिस्टम को उठाकर किसी दूसरे मीडियम में रख दिया गया। अब क्या करना था कि इसको मैंने बोल दिया एफ वैक्यूम।
एफ वैक्यूम, आप एफ वैक्यूम से एफ मीडियम को डिवाइड कर दो, आप ये कर दीजिए एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ये कर दीजिए। तो वैक्यूम वाला क्या है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये टर्म बचता है। इस टर्म में क्या करते हैं, जब ऊपर भी एक रैशनल नंबर है और नीचे भी एक रैशनल नंबर है तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 4πε, और ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, दैट इज 4πε0। 4π से 4π कट गया, रिजल्ट क्या आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन आर, याद रहेगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम बोल देते हैं एप्सिलॉन आर। ठीक है, हमने इतना करा था। अब ये एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये, और एक रिलेशन आपका ये वाला, इन दो को याद रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी करा था, वो दोबारा मैं करवाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। अब जरा देखते हैं क्वेश्चंस इसके कैसे बनेंगे। क्वेश्चंस जो हैं आप नोट्स में पेज नंबर 10 पर आ जाइए। यहाँ पर पता क्या है कि मोबाइल फ़ोन आप सब लोग अपने साथ लेकर आएंगे ही, तो जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे जो मोबाइल फ़ोन में आपके पास होंगे, वो मैं पहले से ही आपको नोट्स में शेयर करूँगा। क्वेश्चन आप नोट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नोट करेंगे मेरे साथ साथ समझ कर। जहाँ ना आए समझ में वो मेरे को बताइएगा, ठीक है। ये मैं सारा मिटा रहा हूँ और अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो जी जरा देखो, क्वेश्चंस थोड़े से ना इसके लेंथी होते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, पेज नंबर 10 पर बिल्कुल ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिए, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो चार्ज स्फीयर्स हैं A और B। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दो चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ये हो गया और एक स्फीयर ये हो गया, ये A है और ये B है। इन दोनों के जो सेंटर्स हैं, दोनों के सेंटर्स जो हैं, इसको आप A ऐसे बोल दीजिए, A ये B, और इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उन दोनों में जो सेपरेशन है R इज इक्वल टू दैट इज 50 सेंटीमीटर। इन दोनों में सेपरेशन 50 सेंटीमीटर का है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 की power -7 कूलम। तो इसका मतलब ये जो मेरा पहला वाला चार्ज है, ये जो पहला वाला चार्ज है इसको मैं क्या बोल देता हूँ बेटा Q1, और ये जो दूसरा वाला चार्ज है इसको मैं बोल देता हूँ Q2, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। और जो Q2 है उसकी वैल्यू भी यही दे रखी है, सेम 6.5 into 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। हमें कूलम्स लॉ में चाहिए क्या होता है 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है, 9 into 10 की पावर 9। Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, R चाहिए, सब कुछ मिल तो गया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे, इन्होंने क्वेश्चन में बोला द रेडियाई ऑफ A and B, द रेडियाई ऑफ A and B आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कई बार क्या होता है कि हम कहेंगे कि दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है और ये बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ऐसे दे रखा होता है बीच में। तो मान लो बीच का सेपरेशन दे रखा होता है 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस। तो डिस्टेंस हमेशा जो भी दोनों चार्जेस हैं उनके सेंटर्स के बीच का लिया जाएगा हमेशा, समझ गए। याद करिए जैसे हमने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करा था 11th में, तो जब ग्रेविटी लेते थे तो कहाँ तक लेते थे, अर्थ एक स्फीयर होता था तो अर्थ के सेंटर तक मानकर चलते थे डिस्टेंस को, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये स्फेरिकल बॉल्स आपको दे रखी हैं और इसमें इन्होंने बता दिया कि इसका एक चार्ज इतना है, इसका भी चार्ज, दोनों के चार्ज सेम है। तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे रखा है। हम क्या करना है,
कि Q1 और Q2 की वैल्यू है ही हमारे पास, R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो भाई सेंटीमीटर में नहीं ले सकते डिस्टेंस को, ऐसा यूनिट क्या करनी है, मीटर में लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 5/10 मीटर। 5/10 बोल दो या 1/2 बोल दो, ये हो गया 1/2 मीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। अभी क्या करना है आपको, F इज इक्वल टू देयरफॉर F, और ना सबस्क्रिप्ट में E लिख लेना, स्मॉल e, सबस्क्रिप्ट में E लिख लेना, क्योंकि ये जो फोर्स होती है कूलम्स लॉ में जो हम फोर्स निकालते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालिए 9 × 10⁻⁹, Q1 और Q2 की वैल्यू डालिए 6.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 6.5 × 10⁻⁷, Q1 Q2 हो गया अपॉन R स्क्वायर क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई, अब जरा इसको देखते हैं, 6.5 × 6.5 चाहिए मेरे को, तो इसको रफ में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 6 सा 30 और 2 32, क्रॉस आ गया, 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 6 सा 36 और 3 39, ठीक है। ये 5 हो गया, 2 + 0 इज 2, 3 + 9 इज 12, 1 कैरी, 4 2 2 5, 6.5 6.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि ओवरऑल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए 42.25। तो बेटा ये हो गया मेरे पास 42.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ × 10⁻⁷ क्या हो गया 10⁻⁻14, डिनोमिनेटर में 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 है ये यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको साथ के साथ, 4 5 सा 20, 2 कैरी आ गया, 4 2 सा 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 4 2 सा 8 और 1 9, 4 4 सा 16, 169, इसकी वैल्यू आई है। 4 से जब मल्टीप्लाई हो गया 9 × 10⁻⁹ इंटू 42.5 × 4, इसकी वैल्यू आई है 169 × 10⁻⁻14, समझ गए, ठीक है। आगे चलता हूँ अब मैं, अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास Fe यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe इज इक्वल टू 9 × 169, तो 9 9 सा 81, 8 कैरी, 9 6 सा 54 और 8, 54 और 8 62, 6 कैरी, 9 1 सा 9 और 6 15, 1521 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ और 10⁻⁻14, तो 9 - 14 इज -5, 10⁻⁻5 कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आ गई 1521 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो ये न्यूटन आ गई। अब जरा आप ये देखो कि जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में इसको सिर्फ 1.5 करके दे रखा है, इसका आंसर 1.5 × 10⁻⁻2 दे रखा है, करा जा सकता है। आप ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। वो 1.5 कैसे लिखा, आपने राइट से 3 डिजिट काउंट कर ली 1 2 3 और ये 1.5 बना लिया इसको, ठीक है। मतलब क्या है कि 1.5 अगर इसको बनाएंगे 3 डिजिट इधर ले आएंगे, डेसिमल को 3 डिजिट इधर ले आएंगे, तो इधर +3 करना पड़ जाएगा, तो 10⁻⁻5 +3 हो जाएगा, 10⁻⁻2। हमारा भी आंसर ठीक है, जो इसमें दे रखा है वो भी ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने बोला ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेज 0.5 किलोग्राम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दोनों सेम मास के होते हैं या कैसे भी मास के हों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिपल्शन होती ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है हमेशा।
तो हम ये कहेंगे कि अगर इसको जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या था, याद करिए, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू निकालते हैं। जी की वैल्यू क्या थी बताइए, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। हैमर M2 कितना कितना मास दे दिया, 0.5 kg 0.5 kg दोनों सेम मास से हैं। 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वही रहेगा दोनों के बीच का सेम 50 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा था तो 1/2 बन गया था। ये हो गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25 अपॉन 1/4। फिर वही बात कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0.25 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 1 ना, ये 1 हो गया, तो जो रिजल्ट है वो हो गया 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन, क्योंकि ये भी फोर्स है तो ये न्यूटन हो गई। तो सीधी सीधी बात आप ये देखिए, वो 1521 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है सिर्फ, ठीक है, और ये 10 की पावर माइनस 11 है, तो ज़्यादा छोटी वैल्यू कौन सी हुई, हाँ -11 वाली वैल्यू, 10 की पावर -11 वाली वैल्यू ज़्यादा छोटी हुई, ठीक है। तो कंपेयर करने की अगर बात है तो हम ये कहेंगे क्लियरली Fe इज ग्रेटर देन Fg, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब जरा देखिएगा बी पार्ट पर आ जाते हैं इसके। इन्होंने जिसको मैंने Fe लिया है सॉल्यूशन में, वो F एयर दे रखा है, F एयर यानी कि वो एयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो। हाँ जी, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में दे रखा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ, फर्स्ट पार्ट है ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज हाफ। मतलब अगर ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट तो अब क्या होगा, अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो कैलकुलेशन में इतनी मेहनत करी गई है इसको दोबारा नहीं करना, इसको दोबारा नहीं करना, इसको यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे करना है और अभी मैं करवाऊंगा आपको, शायद समझ में आएगा कि 10th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आते थे कि डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो क्या करें। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, हाँ जी, बी का फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बी का फर्स्ट पार्ट अब क्या है कि जैसे Q1 और Q2 है तो अब मैं उसको Q1 और Q2 ना बोलकर मैं Q1 डैश और Q2 डैश बोलूँगा। Q1 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1, Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q2। तो चार्ज का तो हो गया, चार्ज डबल कर दिया जाता है, पहले वाली अमाउंट, पहले जितना चार्ज की वैल्यू थी उसको डबल कर दिया जाता है, तो 2Q1 और 2Q2 हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हार्ड, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पहले r था, उसको मैं अब r/2 करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसको बोल देंगे बेटा r डैश, तो r डैश को हम क्या कर देंगे r/2, ठीक है। हम इनकी वैल्यू नहीं डालेंगे अभी, इनकी वैल्यू नहीं डालेंगे, वैल्यू लास्ट में डालूंगा, ठीक। तो अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, ठीक है। तो अब Fe जो है वो Fe डैश हो जाएगा, Fe डैश बोल देंगे उसको, तो Fe डैश इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कौस्ता समझ में आ रहा है, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो Fe डैश इज इक्वल टू दिस हो गया। अब क्या करना है, अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं डालनी, ऐसे ही लिखना है इसको। Q1 डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा 2Q1, Q2 डैश की जगह क्या लिखूंगा 2Q2 और R डैश की जगह मैं लिखूंगा अब R/2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 इंटू 2Q2 क्या हो गया 4Q1 Q2 और
आर बाई टू का होल स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर बाई 4। मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। मतलब दिमाग में एकदम से याद है इस 4 से इस 4 को काट दो, नहीं करना है वो काम, क्योंकि मुझे पूरी की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10 की पावर 9 होती है वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है। 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे टर्म में, तो 16 को कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 4 ऊपर आ गया तो 4 × 4 हो गया 16, 16 Q1 Q2, इस 16 को अलग लिख लिया मैंने बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, जरा देखिए, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, इसी को तो इतनी मेहनत करके हमने इसी का तो रिजल्ट निकाला था 151 × 10 की पावर -5, ठीक है। भाई इस पूरे की वैल्यू ही तो वो निकाली थी, तो वो वैल्यू यहाँ डाल दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आप पहले ही मेहनत कर चुके हैं उसमें आपको बस 16 मल्टीप्लाई कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है कौस्तव? Yes, sir. ठीक है। देखिएगा, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1521 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। करो जी मल्टीप्लाई, 16 × 1 = 16, 16 × 1 = 16, 1 कैरी आ गया, 16 × 2 = 32, 32 और 1 33, 3 कैरी आ गया, 16 × 5 = 80, 80 और 3 83, 8 कैरी आ गया, 16 × 1 = 16 और 8 24, 24336 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अगर लगता है कि ये 24,336 ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसको छोटा करा जा सकता है। 1 2 3 4 प्लेस इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो हमने डेसिमल को 4 प्लेसेस इधर खिसकाया है, तो इधर 10 की पावर में हमको 4 ऐड कर देना होता है, 10 की पावर -5 + 1, तो ये 2.4 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन, या 0.24 न्यूटन भी बोल सकते थे। हाँ सब देखिए क्या दे रखा है, इन्होंने 0.24 न्यूटन दे रखा है आंसर, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्या करते हैं अगला इन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, और ये बोला इन्होंने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या है, 80 दे रखा है। वो क्या होता है वो भी बताता हूँ अभी आपको। ये जो हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाली थी ना एप्सिलॉन आर, इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखिएगा, ये बता दो इधर से, जो रिलेटिव परमिटिविटी थी एप्सिलॉन आर, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, उसको के भी बोल दिया जाता है। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये दे रखा है एफ वैक्यूम, मतलब दे नहीं रखा है, एक रिलेशन मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ जो अभी अभी रिवाइज करवाया था, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ये क्या आता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को बोल देते हैं एप्सिलॉन आर, इसी को एप्सिलॉन आर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब यहाँ पर वैक्यूम के नाम पर जो मैंने लिया था उसको मैंने एफ ई बोल दिया था, तो एफ ई, और जो मीडियम है एयर के अलावा जो दूसरा मीडियम है वो क्या ले रहा हूँ मैं, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ वाटर, एफ वाटर, तो ये जो एफ ई लिया था वो एफ एयर वाला ही है, एफ ई अपॉन एफ वाटर इज इक्वल टू, ये जो एप्सिलॉन आर है ना, नोट कर लीजिए आप, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसको ना के भी कह देते हैं। के ऐसे बनाते हैं जैसे बल्क मॉडुलस का के बनाते थे ना, ऐसे ये लेस देन का साइन बना है और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया एप्सिलॉन आर बोल दीजिए इसको आप, और एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। तो एफ ई
एफ ई की वैल्यू कितनी आई थी बोलो 1521 इंटू टेन की पावर माइनस फाइव, 1521 इंटू टेन की पावर माइनस फाइव अपॉन एफ वाटर इज इक्वल टू 80। अब क्या करो, एफ वाटर को इधर ले आओ और 80 को इधर ले आओ, कुल मिलाकर क्या बन गया, एफ वाटर यानी कि फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू 1521 इंटू टेन की पावर माइनस फाइव अपॉन 80। अब मैं जानता हूँ कि 2 की जितनी भी पावर्स होती हैं, 2 की पावर 2 हो यानी कि 4, 2 की पावर 3 हो मतलब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 64। तो 2 की जितनी भी पावर्स हैं वो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से काट देगी, पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगी, ठीक है। डेसिमल के बाद हो सकता है, डेसिमल के बाद करें, है ना, लेकिन पूरी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। तो इसका मतलब इसको 8 से पूरी तरीके से हम काट सकते हैं, 8 10 80 और 8 से पूरी तरीके से काट लिए, 8 1 8, 15 माइनस 8 इज हाउ मच 7, 7 2 72, 8 9 72, 72। फिर उसके बाद 1 आ गया, तो 1 तो 8 के टेबल में आता नहीं, तो 0 लगा दो, 1 के आगे 0 लगाया, 10 बन गया, तो 10 बना, तो 8 1 8, 10 माइनस 8 इज 2, 2 0 20, 2 0 20, 8 2 16, 20 माइनस 16 इज 4, 4 0 40, 8 5 40, कट गया पूरी तरह से, ठीक है। फिर नीचे 10 है ना, नीचे 10 है तो इस 10 को ऊपर ले जाओ, तो ये 190.125 इंटू टेन की पावर माइनस 5 माइनस 1, भाई ये 10 की पावर 10 था, ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस 190.125 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 6। अभी क्या करो, इस पॉइंट को भी 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दो और उधर 2 ऐड कर देना, तो ये बन गया 1.9 इंटू टेन की पावर माइनस 4 न्यूटन। समझ गए, 1.9 इंटू टेन की पावर माइनस 4 न्यूटन। हमारा जो नोट्स में हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है वो 1.875 है, 1.875 वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 12 पर। तो पेज नंबर 12 पर जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं जरा। अच्छा, ये पहला चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल ना मैंने नोट्स में सॉल्व करके दे देता हूँ, उसके बाद सॉल्व आपसे ही करवाऊंगा, ठीक है। मतलब आगे के जो नोट्स होंगे उसमें न्यूमेरिकल तो मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं करके आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं पेपर में। इधर करवाता हूँ। चलिए जी देखिएगा, पेज नंबर 12 पर जो क्वेश्चन है वो है सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ अबव क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइजेस। मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन करा वही वाले सेम स्फीयर ले रहे हैं, साइज उनका आइडेंटिकल है, एक जैसे ही है। A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between A and B? तो अब क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमको दोनों चार्जेस जो हैं उनकी वैल्यू दे रखी थी 6.5 इंटू 10 की पावर -7, और इन्होंने बोला कि यही वाले हमको चार्जेस लेने हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमको दोनों चार्जेस दे रखे हैं वो दोनों चार्जेस इक्वल हैं। पहले वाले में भी इक्वल ही थे, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q मान लीजिए उसको, Q1 Q2 दोनों ही जब इक्वल है तो उसको Q मान लीजिए। 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम ये है। अब क्या है कि इन्होंने बोला कि a third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with the first। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पर रख दिया। पहले समझ लेना इस क्वेश्चन को, कुछ भी दिक्कत आए मुझसे पूछना। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज है A, और इसकी वैल्यू कितनी है चार्ज की Q। वो वैल्यू 6.5 टू 10 की पावर -7 कूलम है, तो इसकी वैल्यू है Q। अब हमने क्या करा कि एक तीसरा चार्ज जिसको हमने C बोल दिया, इस पर चार्ज की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। हेलो हेलो कब देखिएगा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये कहा था कि कोई भी चार्ज है, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। 0 मतलब इसके अंदर ये अनचार्ज है, इसकी कोई चार्ज की वैल्यू नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि जब हमने ये कहा था एक कि चार्जेस जो है वो चार्जेस जो है ना एडअप हो जाते हैं, चार्जेस जो है वो एडअप हो जाते हैं। तो हमने क्या करा कि जब इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लेकर आ गए, तो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद में अब ये दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे एक सिंगल बॉडी बन गई हो। ठीक है, तो दोनों को जब कांटेक्ट में रखा, तो कांटेक्ट में रखने पर होता क्या है कि चार्जेस जो है ना, चार्जेस का ट्रांसफर शुरू होता है। चार्जेस का ट्रांसफर कहाँ होगा, चार्जेस का ट्रांसफर कहाँ होगा भाई, चार्ज इधर ही होगा ट्रांसफर, ये तो अनचार्ज है ना, तो यही चार्ज होगा और ये बेचारा क्या हो जाएगा, अनचार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो क्या होता है कि इनको दोनों को जब कांटेक्ट में हमने लाया, तो कांटेक्ट में लाकर ये ऐसे हो गए, ये A और ये C, ये A और ये C। तो भाई ये है Q और ये है 0, Q और 0। तो अब क्या होगा, नाउ चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता जाएगा, चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होता जाएगा, जब तक पूरे के पूरे सिस्टम का एक सिंगल चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, नाउ चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिंस they are identical spheres, so
charge on each will be q plus 0/2 दो है ना, तो दोनों में एवरेज हो जाएगा, जैसे एवरेज हो जाता है, और वो जो मीन वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों तरफ, तो q plus 0/2 यानी कि q/2, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक चार्ज था a, एक बॉडी थी a, उस पर चार्ज था q, उस पर दूसरी बॉडी जो है उसके कांटेक्ट में ला दी गई, यानी कि चिपका कर साथ में रख दी गई, तो जो चार्ज है वो कैसे होगा, उनका एवरेज बन जाएगा, ठीक है। वो एवरेज होकर और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आधा चार्ज उसके पास चला गया, आधा चार्ज उसके पास चला गया, उसके बाद इसको हमने सेपरेट कर दिया, दोनों चार्जेस को सेपरेट कर दिया। तो अब क्या होगा, ऑन सेपरेशन ये जो a है इस पर चार्ज कितना रह जाएगा बेटा, q/2, और अब जो c है, c पर भी चार्ज q/2 हो जाएगा, c पर भी चार्ज q/2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड। अब क्या होगा कि अब ये जो c चार्ज है, अब इसको सेकंड वाले चार्ज के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा, तो सेकंड चार्ज क्या था b, और b पर इनिशियली चार्ज कितना था q, भाई a और b पर तो q ही था चार्ज दोनों पर, 6.5 × 10⁻⁷, तो b पर q था, अब b के साथ इस c को लाया जाएगा, और भाई ध्यान रखना कि अब c पर जो चार्ज है वो q/2 है ना, पहले से अनचार्ज था लेकिन अब उसने थोड़ा सा चार्ज उसका ले लिया, a का ले लिया, तो अब q/2, तो अब इनका जब दोनों जुड़ जाएंगे तो अब इनका एवरेज निकाला जाएगा, तो b और c जुड़ गए, ऐसे इनको कांटेक्ट में रखा गया, ये b और ये c, ये q और ये q/2, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ चार्ज ऑन ईच विल बी, अब पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो कुछ नहीं, नाउ चार्ज ऑन ईच विल बी क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज, तो q plus q/2 अपॉन 2, q plus q/2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × q इज 2q plus q अपॉन 2 और अपॉन 2 इस तरफ कर रहा हूँ इसको मैं आगे, ये हो जाएगा 2q plus q is 3q अपॉन 2, 3q अपॉन 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर तो रैशनल नंबर मिल गया, नीचे रैशनल बनाऊंगा, तो 2 को क्या लिख दूंगा फिर मैं 2/1, सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में 3q × 1, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 2 × 2, तो नाउ चार्ज ऑन ईच विल बी 3q अपॉन 4, तो अब b पर भी और c पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, 3q अपॉन 4, फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो अब भाई एक कलाकार था ये c, ये आया, ये थोड़ा तो चार्ज a में से ले गया, थोड़ा चार्ज b में से ले गया, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब a और b के पास जितना जितना चार्ज बचा हुआ है, तो अब जरा आप बता दो कि अब उनके बीच में नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना रह जाएगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, नाउ finally all the charges will be like all the charges will be like, ये a है, तो भाई a पर कितना चार्ज रह गया, q/2, ये b है, तो b पर कितना चार्ज रह गया, 3q/4, और तीसरा चार्ज c है, c पर भी कितना चार्ज रह गया, 3q/4, तो वो पूछ रहे हैं a और b के बीच में आप बता दीजिए कि कितना होगा। तो अब मैंने कहा कि ये तो a है और ये b है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, आइडेंटिकल साइजेस, तो डिस्टेंस भी वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो अब हम ये कहेंगे नाउ force of repulsion, now force of repulsion between A and B will be
force of repulsion between A and B will be 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square। याद रखना, जल्दी मत दिखाना, वैल्यू मत रखना अभी, क्योंकि Q1 Q2 अपॉन ये पूरी सारी वैल्यूज तो सेम है ना, तो वो तो मैं निकाल चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, उसको यूज करेंगे अभी। तो जरा देखिएगा, Q1 हो Q2 हो, इन दोनों को तो हमने Q के बराबर मान लिया था, कोई बात नहीं। अब जरा देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाई Q1 क्या रह गया, Q/2, Q1 यानी कि चार्ज ऑन A, तो Q/2, और Q2 यानी कि चार्ज ऑन B, दिस विल बी 3Q/4, दिस इज 3Q/4, और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर। अभी किसी की वैल्यू मत रखना, बात समझ में आ जाए तो बता देना, नहीं तो दोबारा बताऊंगा। देखो जरा, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर है न्यूमरेटर में 3, इधर क्या है 4, इधर क्या है 2, तो ये हो गया 3 अपॉन, ये 2 4 8, 3/8 हो गया, 3/8 को खींच कर बाहर निकाल दो, ये 3/8 आ गया बाहर, ब्रैकेट में देखो जरा क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। Q क्या है, Q1 Q2, Q1 बोलो Q2 बोलो या Q बोलो, एक ही तो बात है। लिख दो इसको, 3/8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बताओ जरा क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, 1521 इंटू 10 की पावर -5, यही था, ठीक। तो इसकी वैल्यू फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 3/8 इंटू 1521 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। हाँ जी, मैं जानता हूँ 8 से हर कोई डिवाइड हो जाता है, करो जी डिवाइड, वही चीज, 8 1 जा 8, 15 - 8 इज 7, 7 2 72, 8 9 जा 72, फिर 1 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 1 0 10, 1 0 10, तो 8 1 जा 8, 10 - 8 इज 2, 2 0 20, 8 2 जा 16, 20 - 16 इज 4, 8 5 जा 40, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जरा इसको, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 2 कैरी, और 3 1 जा 3 और 2 5, 570.375 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। और सिंप्लीफाई करना चाहोगे, छोटी वैल्यू चाहिए, इतनी बड़ी नहीं चाहिए, तो ये जो डेसिमल है इसको 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दो, इधर पावर में 2 ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, जो इनका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5625 इंटू 10 की पावर -2, वही है, ठीक है। तो 5.625 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3 या 5.7, वो तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अच्छा जी, इसके बाद जो है, इसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी पेज नंबर 13 पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन भी है, अच्छा नहीं है, ओके, ये मैं आपको भेजता हूँ, फिर क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी है, और ईमानदारी से एक काम करना, पहले क्वेश्चन इसी के जैसा है, क्वेश्चन देखकर खुद करने की कोशिश करना, हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। 13 पर है, 14 पेज पर भी ये क्वेश्चन है और 15 पर भी है, ठीक है, ये करके देखना। शायद 14 वाला नहीं होगा, कोई बात नहीं, ये मैं भेजता हूँ आपको, आज ना मैं 9 बजे के बाद तक आपको भेजूंगा आगे की PDF, वो उसी में मर्ज करके भेज दूंगा, तो पेज नंबर आगे से ही, ठीक है भाई। कॉस्ता क्लियर था, क्लियर रहा आज का सब कुछ समझ में?